हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन कंपनी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको मुगलों की राजपूत नीति के अंतर्गत औरंगजेब की राजपूती नीति के बारे में बताएंगे। औरंगजेब के राजपूतों से संबंधों के बारे में बताएंगे। हम देखते हैं कि औरंगजेब के समय में जो नीति अकबर के समय से चली आ रही होती है, एक संतुलित नीति थी। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। और जहांगीर और शाहजहां के समय में लगभग वही संतुलित नीति कमोबेश रहती है और उसी का पालन किया जाता है। लेकिन हम देखते हैं जब औरंगजेब के समय में आकर मुगलों और राजपूतों के संबंध कुछ तनावपूर्ण, कुछ खिंचावपूर्ण, कुछ अविश्वासपूर्ण हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों की आज हम समीक्षा करेंगे। तो हम देखते हैं कि जब उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब का दारा सिकों से युद्ध हो रहा होता है, उस समय मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह, आमेर के शासक महाराजा जय सिंह, इन दोनों शासकों का, इन दोनों राजपूत राजाओं का सहयोग दारा सिकों के साथ में होता है। लेकिन हम देखते हैं गद्दी प्राप्त करने के बाद औरंगजेब के द्वारा इन प्रमुख राजपूत राजाओं को, जसवंत सिंह और जय सिंह, इन दोनों ही को 7,000 का जात और 7,000 का सवार मनसब प्रदान किया जाता है, जो उस समय का सर्वोच्च मनसब होता है। हम देखते हैं लेकिन होता क्या है कि जय सिंह को बाद में मराठों के विरुद्ध भी अभियान के लिए भेजा जाता है। जय सिंह उसमें काफ़ी सफल होते हैं। पुरंदर की संधि के लिए शिवाजी विवश होते हैं। उन्हीं के कूटनीतिक पहल पर शिवाजी आगरा औरंगजेब से मिलने के लिए आते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि 1667 में जय सिंह की मृत्यु हो जाती है और इसके 10 साल बाद हम देखते हैं 1678 में जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि औरंगजेब की नीति में और बदलाव आता है और राजपूतों के विरुद्ध वो सैन्य अभियान का आयोजन करता है। ऐसी स्थिति में इतिहासकारों ने औरंगजेब के लिए ये कहा, दोषारोपण किया है कि उसने सही मायने में प्रमुख राजपूत राजाओं के अंत के बाद, मृत्यु के बाद इस स्वर्ण अवसर को समझा कि राजपूत राजाओं का पूरी तरह से राज्यों का दमन किया जा सकता है, उन्हें पूरी तरह से मुगल साम्राज्य में विलीन किया जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में फिर क्या होता है, मारवाड़ में संघर्ष की स्थिति बनती है। मारवाड़ में उत्तराधिकार को लेकर एक संकट खड़ा होता है, क्योंकि जसवंत सिंह की जब मृत्यु होती है, जसवंत सिंह पुत्र विहीन होते हैं, उत्तराधिकारी विहीन होते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि औरंगजेब मारवाड़ राज्य को मुगल राज्य में विलय की घोषणा कर देता है और मुगल अधिकारियों की मारवाड़ में नियुक्ति कर दी जाती है। इसके साथ ही 36 लाख रुपए लेकर इंद्र सिंह, जो कि जसवंत सिंह का भतीजा था, उसे करद शासक जोधपुर में बना दिया जाता है। चूंकि इंद्र सिंह की छवि अच्छी नहीं थी राजपूतों के अंतर्गत, तो राजपूत ऐसी स्थिति में विद्रोह कर देते हैं, विरोध कर देते हैं और क्रुद्ध हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, औरंगजेब के द्वारा 1679 में स्वयं अजमेर में डेरा डाला जाता है और विद्रोहियों का दमन किया जाता है, जोधपुर पर अधिकार कर लिया जाता है और हिंदुओं पर जजिया का पुनः आरोपण कर दिया जाता है। तो हम देखते हैं कि विद्रोहियों का दमन और जोधपुर पर अधिकार, ये राजनीतिक कार्रवाइयां हो सकती हैं जो राजनीतिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की जा सकती हैं। लेकिन हिंदुओं पर जजिया का आरोपण करना, ये कहीं न कहीं सांप्रदायिक विद्वेष को, औरंगजेब की सांप्रदायिक धर्मांधता को दृष्टिगत करता है। यद्यपि तमाम इतिहासकारों ने इसके बचाव के पक्ष में तर्क दिए हैं कि औरंगजेब अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा करने के लिए जजिया का आरोपण किया है, लेकिन करों का आरोपण तो और भी तमाम तरीकों से किया जा सकता था। करों की मदों में वृद्धि की जा सकती थी, लेकिन जजिया सही मायने में एक ये घृणित कर था जो अकबर के द्वारा हटाया गया था और जहांगीर और शाहजहां के द्वारा उसका आरोपण नहीं किया गया। लेकिन हम देखते हैं औरंगजेब के द्वारा जजिया लगाया जाता है। इससे कहीं न कहीं धर्म को लेकर एक धार्मिक भेदभाव की नीति का पता चलता है और हिंदुओं के प्रति विद्वेष का पता चलता है। तो जजिया को लगाया जाना औरंगजेब के इस कदम को कतई उचित नहीं माना जा सकता। हम देखते हैं कि इसी समय क्या होता है कि रानी जसवंत सिंह की विधवा रानियों के द्वारा 2 पुत्रों का जन्म दिया जाता है और एक पुत्र की मृत्यु हो जाती है, एक पुत्र जीवित रह जाता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, राज परिवार को औरंगजेब के द्वारा दिल्ली बुलाया जाता है। जब राज परिवार दिल्ली पहुंचता है नवजात शिशु के साथ में, ऐसी कंडीशन में वीर दुर्गादास जो सेनापति थे राठौर राज्य के, उनके द्वारा औरंगजेब से इस बात के लिए निवेदन किया जाता है कि शिशु को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाए, मारवाड़ का शासक की मान्यता प्रदान की जाए। लेकिन औरंगजेब उसमें हीलावाली करता है। औरंगजेब की नीति, औरंगजेब की विचारों से आशंकित होकर अंततः
वीर दुर्गादास राठौर राज परिवार को लेकर मारवाड़ के लिए पलायन कर जाते हैं। अच्छा, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, एक आरोप ये भी लगाया गया औरंगजेब के ऊपर कि औरंगजेब अजीत सिंह को, नवजात जो शिशु था, उसे राजा मानने के लिए तैयार था, मारवाड़ की गद्दी पर बैठाने के लिए तैयार था, लेकिन उसकी यह शर्त थी कि वो इस्लाम को स्वीकार कर ले। इस बारे में इतिहासकारों के तमाम अपने मत हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जोधपुर में पहुंचकर राठौरों के द्वारा, राठौर राजपूतों के द्वारा अजीत सिंह को अपना राजा घोषित कर दिया जाता है और सही मायने में राठौर राजपूतों के द्वारा मुगलों से संघर्ष का निश्चय किया जाता है, संघर्ष की तैयारी की जाती है। ऐसी कंडीशन में सितंबर 69 में औरंगजेब का अजमेर में आगमन होता है और शहजादा अकबर और तहब्बर खां के नेतृत्व में मारवाड़ पर आक्रमण कर दिया जाता है। औरंगजेब की उपस्थिति होती है अजमेर में और शहजादा अकबर और तहब्बर के द्वारा जब आक्रमण किया जाता है तो राजपूत अंततः पराजित हो जाते हैं। राजपूतों के पराजित होने से क्या होता है कि मारवाड़ के जिलों में मुगल फौजदार नियुक्त कर दिए जाते हैं। वीर दुर्गादास राठौर जो उनके सेनापति थे मारवाड़ के, वो और नवजात राजा अजीत सिंह, इसके अलावा महारानी, ये सारे लोग मेवाड़ में शरण लेते हैं। मेवाड़ में राणा राज सिंह जो होते हैं वो इनकी सहायता के लिए तत्पर होते हैं और इन्हें शरण प्रदान करते हैं। राणा के द्वारा जजिया भी औरंगजेब को देने से इनकार कर दिया जाता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि लगातार फिर राजपूतों में सिसोदिया और राठौरों का एक संयुक्त संघ कायम होता है मुगलों से लड़ने के लिए, लेकिन अनवरत जो लड़ाई चलती रहती है उस अनवरत संघर्ष के कारण मेवाड़ की स्थिति खराब हो जाती है। मेवाड़ की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है और इसके कारण फिर जून 1681 में मेवाड़ मुगलों की संधि हो जाती है और मेवाड़ एक प्रकार से राठौरों की मुगलों की युद्ध में से अलग हो जाता है और राठौर इसी समय अपने छापामार युद्ध को जारी रखते हैं। छापामार युद्ध को जारी रखने से होता क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि मुगलों की स्थिति असहाय और दयनीय भी होती है। हम देखते हैं छापामार युद्ध के कारण होता क्या है कि तमाम रसद मुगलों की युद्ध सामग्री लूट ली जाती है और उसके बाद हम देखते हैं कि फिर कभी ऐसा होता है कि राजपूतों का पलड़ा कमजोर पड़ता है। ऐसी कंडीशन में 1704 में मारवाड़ मुगलों के अधीन हो जाता है और राजा अजीत सिंह को औरंगजेब के द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। लेकिन हम देखते हैं 1707 में जब मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु होती है उस समय परिस्थितियां फिर से बदलती हैं। इन बदली हुई परिस्थितियों में राठौर राजपूतों के द्वारा मुगल अधिकारियों को मारवाड़ से निष्कासित कर दिया जाता है और मारवाड़ पर अजीत सिंह का पूरी तरह से अधिकार हो जाता है। अब हम देखते हैं कि मेवाड़ से संघर्ष मैंने बताया था कि अकबर के समय में महाराणा प्रताप का निरंतर संघर्ष जारी रहता है, लेकिन जहांगीर की एक बड़ी उपलब्धि थी कि मेवाड़ को वो अधीन ला सका। आईने अकबरी की बात हम देखते हैं, तुझके जहांगीरी में मेवाड़ को अधीन करना जहांगीर ने अपनी एक बड़ी राजनीतिक उपलब्धि बताया है। तो हम देखते हैं कि उसी मेवाड़ से औरंगजेब के समय में फिर से संघर्ष की कंडीशन बनती है। शाहजहां के समय में ऐसा होता है, एक बार चित्तौड़ दुर्ग की दुर्गबंदी को फिर से तोड़ने की आवश्यकता महसूस होती है और उसे दुर्गबंदी को फिर से तोड़ दिया जाता है। लेकिन जब मेवाड़ से संघर्ष की स्थिति औरंगजेब के समय में बनती है तो होता क्या है कि अजीत सिंह को एक तो इन्होंने शरण प्रदान की थी और दूसरा जजिया देने से इनकार किया था। ऐसी कंडीशन में और एक काम और किया गया था, चित्तौड़ दुर्ग की रिपेयरिंग आरंभ कर दी गई और देवबाड़ी दर्रे की सुरक्षा के लिए सेना की तैनाती कर दी गई। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि औरंगजेब उदयपुर के लिए प्रस्थान करता है और जनवरी 1680 में देवबाड़ी पर अधिकार कर लिया जाता है। राणा पराजित होते हैं। राणा के पराजित होने के बाद क्या होता है, उदयपुर छोड़कर राणा पहाड़ों में शरण लेते हैं और उदयपुर चित्तौड़ पर मुगलों का पूरी तरह से अधिकार हो जाता है। और औरंगजेब क्या करता है, शहजादा अकबर को दायित्व सौंपकर औरंगजेब अजमेर लौट जाता है और इसी समय हम देखते हैं कि राणा राज सिंह की मृत्यु हो जाती है और राज सिंह की मृत्यु के बाद क्या होता है, राजपूत फिर भी अपना छापा मारे युद्ध जारी रखते हैं और औरंगजेब द्वारा मेवाड़ पर 3 ओर से आक्रमण की योजना बनाई जाती है। इसके लिए क्या करता है, वो उत्तर से मुअज्जम को आदेश देता है, पश्चिम से अकबर को
नियुक्त किया जाता है और चित्तौड़ में आजम को नियुक्त किया जाता है और इस तरह से पूरी तरह से मेवाड़ पर दबाव बना दिया जाता है। लेकिन इसी समय क्या होता है कि परिस्थितियां फिर तेजी से बदलती हैं और जो शहजादा अकबर होता है वो औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर देता है, स्वयं को राजा घोषित कर देता है और राजपूतों के फेवर में चला जाता है। अब ऐसे में राजपूतों के विरुद्ध मुगलों की स्थिति फिर से कमजोर हो जाती है, दुर्बल हो जाती है। लेकिन औरंगजेब क्या करता है, इस समय कूटनीति का प्रयोग करता है और फर्जी पत्र के माध्यम से राजपूतों और अकबर के बीच में फिर से एक अविश्वास की खाई खड़ी कर देता है, दीवार खड़ी कर देता है। अंततः राजपूत शहजादा अकबर का साथ छोड़ देते हैं। लेकिन बाद में ऐसा होता है और फिर शहजादा से निपटने के लिए, शहजादा के विद्रोह को दमन के लिए औरंगजेब स्वयं आगे बढ़ता है। लेकिन वीर दुर्गादास राठौर के द्वारा शहजादा अकबर को दक्षिण पहुंचा दिया जाता है। दक्षिण के बाद फिर वो मक्का चला जाता है, खाड़ी देश में चला जाता है और वहाँ पर जाके अंततः फिर उसकी बाद में मृत्यु हो जाती है। तो हम देखते हैं कि 1680 में राणा की मृत्यु और जयसिंह राणा बनते हैं। जयसिंह जब राणा बनते हैं तो जून 1681 में मुगल मेवाड़ संधि होती है। इसे उदयपुर की संधि भी कहा जाता है। ये बीकानेर के राजा श्याम सिंह की मध्यस्थता से संभव हुई थी और जजिया के बदले मेवाड़ राज्य अपने मंडलपुर और बेदनूर 2 परगने देने के लिए तैयार हो जाता है। मेवाड़ से मुगल सेनाएं हटा दी जाती हैं और जयसिंह को राणा स्वीकार किया जाता है। उन्हें 5000 मनसब प्रदान किया जाता है और युवराज भीम अपनी सेना के साथ में मुगलों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, उपस्थित होते हैं। और इसके अलावा मेवाड़ के लिए जो शर्त रखी जाती है वो चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत पर रोक लगाई जाती है, मारवाड़ की मदद पर रोक लगाई जाती है। अब जहाँ तक मुगलों की या औरंगजेब की मुगल नीति, राजपूत नीति की समीक्षा की बात है तो हम देखते हैं कि औरंगजेब के समय में राजपूत नीति में एक बड़ा बदलाव दिखता है, एक आक्रामकता दिखती है। और या फिर ये था कि उसके औरंगजेब के ऊपर तमाम तरीके से जागीरों के आवंटन को लेकर तमाम तरीके का ऐसा दबाव था। मराठे भी मुगलों के मनसबदारों में शामिल हो रहे थे। ऐसी कंडीशन में मुगलों का महत्व औरंगजेब की नज़र में शायद कुछ कम होता जा रहा था और इसके कारण और कहीं न कहीं उसकी जो एक आक्रामक नीति थी, एक धर्म को लेकर भी कुछ न कुछ भेदभाव की नीति थी, इसका भी कुछ न कुछ तो योगदान था ही, जिसके कारण मुगलों के समय से चली आ रही राजपूत नीति में बदलाव आया और वो राजपूत संबंध औरंगजेब के समय में आकर काफ़ी कुछ ढीले पड़ गए या काफ़ी कुछ बिखर गए। हम देखते हैं कि तमाम इतिहासकार, सर जदनाथ सरकार जैसे लोगों ने औरंगजेब की धर्मांध नीति को राजपूत नीति में तनाव का एक प्रमुख कारण बताया है। जबकि हम देखते हैं कि इतिहासकार सतीश चंद्रा और अतहर अली जैसे इतिहासकारों ने औरंगजेब का बचाव किया है। औरंगजेब के चाहे जजिया का आरोपण हो, चाहे जोधपुर राज्य को अपने राज्य मुगल साम्राज्य में मिलाने की बात हो, इन सारी बातों का इन्होंने बचाव किया है। लेकिन हम देखते हैं कि जोधपुर राज्य को मिलाने की बात हो, लेकिन जजिया के आरोपण को या औरंगजेब के ऊपर जो आरोप लगाया जाता है कि अजीज सिंह को उसने इस्लाम स्वीकार करने के लिए दबाव बनाया था, उस कंडीशन में जोधपुर का राज्य देने की बात की थी, ये सारी बातें धर्मांधता को परिलक्षित करती हैं। इसी के कारण औरंगजेब अंततः अपनी मुगल राजनीति में, राजपूत राजनीति में असफल होता है। अब मुगल और राजपूत संबंध जो सदियों से चले आ रहे थे, अकबर के समय से चले आ रहे थे, वो निरंतर खराब होते हैं। उसका नुकसान ये होता है जो राजपूत मुगल साम्राज्य के एक मजबूत आधार स्तंभ थे, जिन्हें अकबर ने एक मजबूत आधार स्तंभ के रूप में खड़ा किया था, वो अब आधार स्तंभ आज मुगलों की साम्राज्य की दृष्टि से दुर्बल हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। और जब मुगलों की मराठों से संघर्ष होता है या मुगलों को और तमाम परिस्थितियों से जब जूझना पड़ता है, ऐसी कंडीशन में राजपूतों का वो सहयोग प्राप्त नहीं हो पाया है जो उन्हें प्राप्त होना संभव हो सकता था। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हम कह सकते हैं कि औरंगजेब की राजपूती नीति अकबर की तुलना में सफल न होकर काफ़ी कुछ तनावपूर्ण थी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह से मुगलों और सिखों के संबंध में, मुगलों और मराठों के संबंध में और तमाम ऐसे मुगलों की मनसबदारी सिस्टम के संबंध में, जागीरदारी सिस्टम के संबंध में तमाम वीडियोस बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।